everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी से रिलेटेड। तो जानेंगे कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है और इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जानेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पशंस है इस पर्टिकुलर थ्योरी की। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बता दूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। आई लेट यू नो कि कब कब आया है। जो ये टॉपिक है दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट 4 एंड दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इससे पहले भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उन पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं और चैप्टर का नाम है रिस्क एंड रिटर्न। उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2013 में आया हुआ है, जून 2016 में भी पूछा गया है, दिसंबर 2018 में भी पूछा गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एटलीस्ट 20 मार्क्स में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन जो आया था वो ये था, व्हाट इज़ आर्बिट्रेज, कि आर्बिट्रेज क्या होती है, एक्सप्लेन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एंड दी अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। हो सकता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये टॉपिक को हटा दिया जाए कि आर्बिट्रेज क्या होती है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पर आपकी पूरी ये थ्योरी जो है वो प्रिपेयर की गई है। तो आई लेट यू नो कि आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है, कौन कौन सी एग्जाम्पशंस हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी की। तो सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाएँ। और हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा, दैट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। ओके, तो 70% इज़ आर मिशन और उसके लिए कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा उनको। और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आर्बिट्रेज है वो होती क्या है। तो विल नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज इन डिटेल। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। Point number 1 says arbitrage is a process of earning riskless profit by taking benefit of differential pricing for the same asset। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एसेट है उस पर डिफरेंशियल प्राइसिंग अर्न करना, ठीक है, ये प्रोसेस बेसिकली कहलाती है आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप कैसा प्रॉफिट अर्न करते हैं? रिस्कलेस प्रॉफिट अर्न करते हैं। आई रिपीट, with the process of arbitrage you are earning riskless profit। और इसमें आप कैसे बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं? by doing the differential pricing for the same asset। अब ये differential pricing क्या होता है अगले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। In other words, arbitrage is a process of purchasing a security at a lower price and selling the same security at a relatively higher price in the security market। तो जब भी कोई एसेट या सिक्योरिटी को आप परचेज करते हो कम प्राइस पर और उसी सेम सिक्योरिटी को या एसेट को आप हायर प्राइस पर बेच देते हो, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आर्बिट्रेज और इसी को कहते हैं हम डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो यानी कि कम प्राइस पे खरीद के ज़्यादा प्राइस पर बेच देना, तो उस पर आपका क्या होता है? आपको प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आपका रिस्कलेस होता है और दिस इज बेसिकली नोन एज द डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड। ठीक है, सेम एसेट के लिए अलग अलग प्राइस करना, यानी खरीदने के लिए एक अलग प्राइस, बेचने के लिए एक अलग प्राइस, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो आर्बिट्रेज क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी या फिर एसेट को परचेज करते हैं लोअर प्राइस पर और सेल कर देते हैं सेम सिक्योरिटी को एट अ रिलेटिवली हायर प्राइस सिक्योरिटी मार्केट में। तो ऐसी प्रोसेस आपकी आर्बिट्रेज कहलाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। तो वीडियो जैसा मैंने आपको बोला एंड तक देखिएगा ताकि पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाएँ और साथ के साथ सारे पॉइंट्स मेमोराइज करते हुए चलिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो जो मिशन है हमारा उसको आपको ध्यान रखना है एंड माई एंटायर पर्पज इज़ टू मेक श्योर कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ।
नाउ चलिए एक डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। आर्बिट्रेज हमारी क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाइंग द सिक्योरिटी और एसेट एट अ लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट अ हायर प्राइस टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट। तो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेज के थ्रू जो प्रॉफिट अर्न होगा वो कैसा होगा? रिस्क लेस प्रॉफिट होगा। और वो आप कैसे अर्न करेंगे? पहले तो आप सिक्योरिटी या एसेट को खरीदेंगे लोअर प्राइस पर और उसको बेच देंगे हायर प्राइस पर। ओके, आई एम श्योर कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे आपको। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. So next point is on the screen, which says the profit earned through arbitrage is riskless. Therefore, the investors have the incentives to undertake this whenever opportunity comes. तो जब भी आर्बिट्रेज की प्रोसेस होगी तो वहाँ पर जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो कैसा होगा? रिस्कलेस होगा। तो इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या आर्बिट्रेजर्स हैं बेसिकली क्या करेंगे? जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे, उसके थ्रू जितना हो सकेगा इंसेंटिव अर्न करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क तो हमेशा रहता है, बट आर्बिट्रेज की प्रोसेस में आपका रिस्क लेस प्रॉफिट अर्न होता है। तो इसीलिए जितने भी आर्बिट्रेजर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। Now, next point says, in general, traders frequently attempt to exploit the arbitrage opportunity by buying a stock on a foreign exchange where the share price has not yet been adjusted due to the fluctuating exchange rates. तो गाइज ये सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, जहाँ पर फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आर्बिट्रेजर्स को या फिर ट्रेडर्स को कि वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं जब भी फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस होती है एक्सचेंज रेट में, तो ट्रेडर्स उस फ्लक्चुएशन के थ्रू जितना हो सके अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। आपके स्टॉक्स खरीद लेते हैं लेसर प्राइस पे और बेच देते हैं उन्हें हायर प्राइस पर जब प्राइस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आर्बिट्रेज प्रोसेस इज बेसिकली। चाहे वो आपका कोई फिजिकल एसेट हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए सस्ते दामों पर और उसको आप हायर प्राइस में बेच दीजिए। इसके अलावा स्टॉक्स हो गए, किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीद लीजिए कम प्राइस पर और बाद में आप क्या कर दीजिए, उनको हायर प्राइस पर बेच दीजिए। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली द आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ द आर्बिट्रेजर्स रिड्यूस एंड एलिमिनेट द प्रॉफिट मार्जिन एंड ब्रिंग द मार्केट प्राइस टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो गाइज जो ये बाइंग और सेलिंग लगी रहती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर प्रॉफिट हो जाता है ज़ीरो, और प्रॉफिट ज़ीरो होते ही आप उस पर्टिकुलर एसेट या सिक्योरिटी के लिए किस पोजीशन पर आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं। यानी कि अब आप उस सिक्योरिटी को बेचेंगे भी तो आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वही अर्न होगा, इससे ज़्यादा आप कुछ अर्न नहीं कर सकते, जो कि आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर आपका पॉसिबल होता है। रिस्क लेस मैक्सिमम प्रॉफिट। तो तब तक जो ट्रेडर्स हैं बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं किसी भी सिक्योरिटी या एसेट का, जब तक उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम या ख़त्म नहीं हो जाता और जब तक आपका जो मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर एसेट या सिक्योरिटी का वो इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं आ जाता। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार जाकर दोबारा देख लीजिएगा। और गाइज अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। नाउ गाइज अब एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जिसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे और इस तरह के डायग्राम्स आप बनाइएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखिए मैंने खुद ये डायग्राम आपका प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो एक तरफ है हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट जिसमें एक एसेट है जिसका नाम है XYZ। तो एसेट है XYZ, सिक्योरिटी मार्केट से ट्रेडर ए जो है इन्होंने परचेज किया कितने रुपए पर? 800 रुपये पर। ठीक है, परचेज कितने रुपए पर की गई है? 800 रुपीज़ पर। नाउ ट्रेडर ए ने क्या करा? ट्रेडर बी को वही एसेट जो है XYZ उसको सेल किया कितने रुपए पर? 1000 रुपीज़ पर। प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपये का। अब यहाँ से ट्रेडर बी ने ट्रेडर सी को बेचा। अब देख लीजिए किसी को भी अभी जो प्रॉपर प्राइस हैं XYZ एसेट के वो नहीं पता, तो
जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक से दूसरे को प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रेडर बी ने क्या करा, बेच दिया सेम प्रोडक्ट को या सेम एसेट को 1500 रुपीज़ में, ओके, और प्रॉफिट अर्न कितना किया, 500 रुपीज़ का। नाउ ट्रेडर सी ने फाइनली सिक्योरिटी मार्केट में जाके वो एसेट बेच दिया जिसकी इन रियलिटी कीमत लगभग 1600 ही होनी थी। अब यहाँ पर जितना प्रॉफिट अर्न हो सकता था वो सब ने अर्न कर लिया, ए ने कर लिया, बी ने कर लिया और सी ने भी, अगर हम बात करें तो लगभग 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न करा बाय सेलिंग दैट पर्टिकुलर एसेट इन द मार्केट एट 1600। तो अब नया प्राइस जो होगा एसेट का वो क्या रहेगा, एक्स वाई जेड का 1600। तो इस बीच में जब भी आपके फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट हुए जिसका मार्केट एकदम से क्या नहीं कर पाया, एस्टिमेट नहीं कर पाया, उसका बेनिफिट तीनों ही ट्रेडर्स ने उठा लिया। तो दिस इज बेसिकली दी आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस रहेगी, बेसिकली आर्बिट्रेज, जिसमें आप मार्केट के लूप होल्स का फ़ायदा उठाओगे टू अर्न प्रॉफिट, ओके। तो एक बार ध्यान से और देख लीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को, आप चाहें तो खुद अपने नोटबुक में प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। एसेट का नाम है एक्स वाई जेड, सिक्योरिटी मार्केट से ए ने परचेज करा कितने रुपए पर, 800 पर। ट्रेडर ए ने बेसिकली बेचा उसको ट्रेडर बी को कितने पे, 1000 रुपये पर, 1000 रुपीज़ पर, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 200। देयरफॉर thereafter trader B sold the asset XYZ to trader C और उसने बेचा कितने, 1500 रुपये पर, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 500 ऑन दैट। बाकी ट्रेडर C ने फिर आपका सिक्योरिटी मार्केट में या उस पर्टिकुलर एसेट XYZ को बेच दिया एट ₹1600, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹100, ठीक है। तो अब नए जो प्राइस हो जाएंगे मार्केट में XYZ के, वो हो जाएंगे कितने, 1600। तो अब यहाँ पर 1600 होते ही दिस इज द मार्केट प्राइस। तो अगर आप सेल करोगे इस प्रोडक्ट को तो जो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे रिस्कलेस, वो आपका नहीं होगा बेसिकली, ओके। तो ये था एंटायर डायग्राम। इफ़ यू वांट नोट इट, इफ़ यू हैव ऑलरेडी नोटेड दैट इज़ ग्रेट। तो इस तरह के डायग्राम्स आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि एग्जाम में आप बनाना, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी समझेगा और एटलीस्ट आधा पेज आपका इस डायग्राम से फिल भी हो जाएगा। तो आराम से आप 20 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के डायग्राम्स के साथ में 6 से 7 पेज फिल कर सकते हैं। आई होप ये डायग्राम अच्छा लगा होगा। अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिए वीडियो को और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नाउ बढ़ते हैं अब अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। अब जानेंगे हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में। अभी तक हमने जाना आर्बिट्रेज के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम आपको प्रोवाइड किया है। तो डायग्राम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अजम्पशंस पे जाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे अपनी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को डिटेल में। नाउ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी है वो डेवलप की गई थी इकोनॉमिस्ट स्टीफन रॉस के थ्रू 1976 में। और एक बेसिकली जो इससे पहले थ्योरी अवेलेबल थी वो थी CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ओके, जिसके थ्रू हम एसेट की प्राइसिंग करते हैं। किसी भी एसेट की प्राइसिंग करने के लिए एक बेसिकली मॉडल है जो कि है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उस के ऑल्टरनेटिव के तौर पर स्टीफन रॉस ने 1976 में डेवलप करी क्या, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ध्यान रखिएगा, तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी किसने आपकी डेवलप की थी, स्टीफन रॉस। ध्यान रखिएगा, स्टीफन रॉस ने आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या करी, बेसिकली डेवलप करी 1976 में एज एन ऑल्टरनेटिव टू CAPM। CAPM की फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ओके। तो CAPM के ऑल्टरनेटिव के तौर पर स्टीफन रॉस ने 1976 में डेवलप करी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। Now next point says arbitrage pricing theory is a multi-factor asset pricing model based on the idea that an asset's return can be predicted using the linear relationship between the asset's expected return and a number of macroeconomic variables that capture systematic risk. तो गाइज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टीफन रॉस ने ये बताया है कि बेसिकली किसी भी एसेट के रिटर्न को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो
बाय यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। एक लीनियर रिलेशनशिप होता है उस एसेट के एक्सपेक्टेड रिटर्न और बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिस्टमेटिक रिस्क को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको कैप्चर करने के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो और जितने भी जो भी एसेट की एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है, इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। एंड उस लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस एसेट के रिटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है ये बेसिकली क्या है, आपकी एक मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या है ये, एक मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल जो कि किस आइडिया पर बेस्ड है, दैट एन एसेट्स रिटर्न can be predicted using the linear relationship between the asset's expected return and the number of macroeconomic variables जो कि कैप्चर करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को। तो ये डायग्राम बना लीजिए, इसमें आपके बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस थ्योरी के बताए हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि क्या है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो एसेट के थ्रू हम रिटर्न अर्न करेंगे उसको प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में होता है। अगर आपको नहीं पता कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा CAPM क्या होता है। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अजम्पशंस ऑफ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो सबसे पहले अजम्पशंस जान लेते हैं कि कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। तो इन टोटल देयर विल बी 3 अजम्पशंस व्हिच विल बी डिस्कसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरी एंड इसके बाद बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्बिट्रेज थ्योरी के हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अजम्पशन है द इन्वेस्टर्स मस्ट हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनकी एक्सपेक्टेशन कैसी रहेगी, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन रहेगी। ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस मतलब आपकी बेसिकली सेम। अगर कोई भी इन्वेस्टर है मार्केट में जो कि बेसिकली क्या है, एक एसेट को सेल करना चाहेगा तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी वो सेम रहेगी। अब एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, यानी कि वो बेसिकली बाय करेगा एट अ लोअर प्राइस और सेल करेगा एट अ हायर प्राइस, देन ओनली दिस थ्योरी विल वर्क। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अजम्पशन ऑफ द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ओके, तो एक्सपेक्टेशन कैसी रहेगी इन्वेस्टर्स की, होमोजीनियस। Now the second important assumption of this particular theory is the investors must be risk averse and utility maximizers। कि जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, रिस्क अवर्स, यानी कि रिस्क लविंग नहीं होंगे। रिस्क जहाँ भी दिखेगा वहाँ से वो क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। तो दे विल बी रिस्क अवर्स एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, यानी कि जब भी उन्हें कहीं बेनिफिट या फिर प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलेगा तो वो उस यूटिलिटी को कभी भी जाने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि रिस्क लविंग होते हैं, जहाँ भी रिस्क दिखेगा उन्हें पता है ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। तो यहाँ पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की एजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स कैसे होंगे, रिस्क अवर्स होंगे और यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होंगे, कि अपने पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अर्न करने की कोशिश करेंगे वो। ओके, Now the third important assumption of this particular theory is perfect competition prevails in the market and there is no transaction cost। ओके, तो किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी, पहला पॉइंट। और दूसरा जो कंपटीशन होगा वो कैसा रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में आप किसी भी इन्वेस्टर्स के पास जाइए, वो आपको सेम प्राइस में प्रोवाइड करा देगा उस पर्टिकुलर एसेट को या सिक्योरिटी को जो कि आप परचेज करना चाहेंगे। आपके पास फ्रीडम है, आप किसी से भी परचेज करिए, कभी भी एग्जिट कीजिए, एंट्री कीजिए। तो दिस इज व्हाट परफेक्ट कंपटीशन इज। तो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करेगा मार्केट में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, बिल्कुल जीरो रहेगी, देयर वुड बी नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। तो इनको फटाफट आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन पर। सो आई एम श्योर गाइज आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अब इसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें एक्सप्लेन करना है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को एंड साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बताऊंगा। एंड आगे अगर टाइम मिला तो ज़रूर आपको न्यूमेरिकल पर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी से समझ पाएँ।
तो सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है. It says arbitrage pricing theory is a well-known method of estimating the price of an asset. ठीक है, तो क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, किसी भी एसेट का प्राइस एस्टिमेट करेंगे. आई रिपीट, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी या फिर मॉडल, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एसेट या सिक्योरिटी का प्राइस एस्टिमेट करेंगे. तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्राइस सिक्योरिटी एसेट का एस्टिमेट कर सकते हैं. So the theory assumes an asset's return is dependent on various macroeconomic, market and security specific factors. तो according to arbitrage pricing theory, किसी भी एसेट का रिटर्न या किसी भी एसेट से मिलने वाला प्रॉफिट कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिन पर डिपेंडेंट होता है, कई सारे मार्केट फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंडेंट होता है, और कई सारे सिक्योरिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं. अब यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली आपका है जो शेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन पर भी किसी एसेट का रिटर्न क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा अच्छे से. Now the next point says arbitrage pricing theory is one of the tools used by the investors and portfolio managers which explains the nature of equilibrium in the asset pricing in a less complicated manner with fewer assumptions compared to कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. तो जो हमारा CAPM मॉडल होता है जिसमें बहुत सारी एजम्पशंस की जाती हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उसके कंपैरिजन में आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एक सिंपल मेथड है विद लेस अजम्पशंस, और ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एसेट प्राइसिंग जो की जाती है उसमें इक्विलिब्रियम आपका एस्टैब्लिश किया जा सकता है. तो जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को एक टूल के तौर पर यूज़ करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से एसेट की प्राइसिंग में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जाता है. तो किस तरीके से जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक शेयर अगर आप ख़रीदते हैं, मान लीजिए जिसकी कीमत है 1000 रुपये, तो कैसे पता चलता है कि इसकी कीमत 1000 ही रखी जाएगी, तो वो बेसिकली आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के थ्रू किया जाता है. यानी कि सबसे पहले एक एसेट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, फिर उसकी बाइंग सेलिंग होती है, और जब तक आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट खत्म नहीं हो जाता एक इक्विलिब्रियम प्राइस उस एसेट का नहीं रखा जाता. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टैब्लिश करने के लिए जो एक थ्योरी है वो आर्बिट्रेज थ्योरी है बेसिकली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर में आपको एक्सप्लेन करती है कि कैसे आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं एसेट प्राइसिंग में. Now the next point says arbitrage pricing theory like CAPM, that is capital asset pricing model, provides investors with an estimated required rate of return on risky securities. और जो ये थ्योरी है हमारी APT आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है एक आपका एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न जिसको ROR बोलते हैं, जो कि रिस्की सिक्योरिटीज़ पर होता है. तो अगर आप कोई सिक्योरिटी या फिर एसेट परचेज करते हैं जो काफ़ी रिस्की है, तो उस पर रेट ऑफ रिटर्न आपका कभी भी बता नहीं सकते, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते इजीली, लेकिन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के थ्रू आप उन सिक्योरिटीज़ पर जो कि रिस्की हैं उन पर भी एस्टिमेट कर सकते हैं आपका क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट सेज अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी रिटर्न ऑन एन एसेट इज डिपेंडेंट ऑन द बिलो मेंशन्ड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, कई सारे सिक्योरिटी स्पेसिफिक फैक्टर हैं, कई सारे मार्केट फैक्टर्स हैं जो कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी या फिर मॉडल को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, जो कि एक एसेट की प्राइसिंग में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. तो अभी जानेंगे कि कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो कि किसी भी एसेट के थ्रू इनकम या फिर रिटर्न को इम्पैक्ट करते हैं. तो और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी एसेट के रिटर्न के लिए एक बहुत ही क्रूशियल रोल रखेंगे. तो लेट्स टॉक वन बाय वन. तो सबसे पहला जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई. आगे जाके महंगाई कितनी हो जाएगी किस प्रोडक्ट पर नहीं पता, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपका क्या करेगा, किसी भी एसेट के रिटर्न को इम्पैक्ट करेगा. नाउ सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है एक्सचेंज रेट्स. सिंस एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस होगी वो भी क्या करेगी, एक
एसेट के रिटर्न को इम्पैक्ट करेगी बेसिकली अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। नाउ थर्ड है मार्केट इंडिसेस। तो मार्केट इंडिसेस कैसे रहेंगे, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी किसी भी एसेट के रिटर्न को यू नो इन जज करने में, डिसाइड करने में या एस्टिमेट करने में। तो नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन मेजर्स, कि किस किस तरह के प्रोडक्शन मेजर्स यूज़ किए जाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि किसी भी एसेट के रिटर्न को एस्टिमेट करने में हेल्प करेंगे। नाउ जो रिटर्न है किसी भी एसेट का, ठीक है, वो बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट्स पर भी डिपेंड होता है। मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो रिटर्न ज़्यादा, कम है तो आपका रिटर्न कम है। Now next is changes in the interest rate. Again interest rates are very crucial, and ये भी basically क्या है, इन पर भी डिपेंड करेगा जो हमारा एसेट का रिटर्न है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो रिटर्न कम, और इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका डिफरेंस हो जाएगा वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ यील्ड कर्व्स। तो यील्ड यानी कि जो ग्रोथ रेट है हमारी किसी भी कंट्री की, वो कैसी है, उसका मूवमेंट कैसा है। पॉजिटिव होगा तो आपके जो रिटर्न होंगे एसेट पे वो ज़्यादा है, नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके रिटर्न होंगे एसेट के थ्रू वो कम होंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि बेसिकली क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे किसी भी एसेट के रिटर्न को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपका किसी भी एसेट का रिटर्न डिपेंड करेगा। तो इनको याद कर लीजिए। सबसे पहला है इन्फ्लेशन, दूसरा है एक्सचेंज रेट, तीसरा है मार्केट इंडिसेस, चौथा है प्रोडक्शन मेजर्स, पांचवा है मार्केट सेंटीमेंट्स, छठा है चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, एंड द लास्ट वन इज मूवमेंट ऑफ यील्ड कर्व्स, ठीक है, या फिर आप ग्रोथ रेट भी बोल सकते हो। ओके, नाउ आपने नोट कर लिया होगा। लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। So next point is on the screen, which says arbitrage pricing theory considers risk premium on the basis of specified set of factors in addition to the correlation of the price of the asset with expected excess return in the market portfolio। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइन जो मैंशनड है लेकिन बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही है इन इटसेल्फ। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो है वो रिस्क प्रीमियम को कंसीडर करता है बहुत सारी फैक्टर्स को इंक्लूड करके। तो यहाँ पर सेट ऑफ फैक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम रिस्क प्रीमियम को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो एसेट के प्राइस से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट पोर्टफोलियो में आपके इंक्लूडेड होते हैं किसी भी एसेट के, तो उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिस्क प्रीमियम को कंसीडर या फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कोरिलेशन जो प्राइस का होता है एसेट के साथ में, और इसके अलावा जो सेट ऑफ फैक्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी एसेट के रिटर्न को या फिर प्राइस को, तो वो सारे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और उसके बाद हम रिस्क प्रीमियम अपना एस्टिमेट करते हैं मार्केट पोर्टफोलियो में। Now, unlike the CAPM, which is Capital Asset Pricing Model, which assumes market price are perfectly efficient, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जो मार्केट होगा वो परफेक्टली एफिशिएंट होगा, यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा मार्केट में। लेकिन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट कभी कभी मिस प्राइस करता है सिक्योरिटीज़ को बिफोर इट इवेंचुअली करेक्ट्स एंड सिक्योरिटीज़ मूव बैक टू फेयर प्राइस। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो मार्केट होता है जब तक एक इक्विलिब्रियम प्राइस इस्टेब्लिश नहीं होता एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, तब तक वो मिस प्राइस करता है उस सिक्योरिटी को, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस है वो कम आपके रखे जाते हैं और ट्रेडर्स आपका बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं जब तक मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाते। अगर कोई चीज़ आपकी, जैसा कि हमने पिछले अपने एग्जाम्पल्स या डायग्राम के थ्रू देखा था कि 800 रुपीज़ में इनिशियली XYZ जो हमारा एसेट था वो सेल किया गया और बाकी 1600 उसका नया प्राइस हो गया। तो 1600 क्या थी उस एसेट की एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, बेसिकली उस एसेट को मिसप्राइस किया गया जिसकी वजह से बाकी ट्रेडर्स ने प्रॉफिट अर्न करा। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की यही खास बात है, ये अज्यूम करती है कि मार्केट परफेक्टली एफिशिएंट नहीं है होता, उसमें भी कई बार लूप होल्स हो जाते हैं, मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन में, और उन्हीं मिस प्राइस का यहाँ पर मार्केट में फ़ायदा उठाया जाता है बाय द आर्बिट्रेजर्स और द ट्रेडर्स।
Now, using arbitrage pricing theory (APT), arbitrageurs attempt to take advantage of any deviation from fair market value. तो जब भी कोई भी एसेट अपने फेयर मार्केट वैल्यू पर एस्टिमेट नहीं किया जाता, तब तक जितनी भी डेविएशंस आपकी नोटिस की जाएंगी बाय द आर्बिट्रेजर्स, तो दे विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दोज डेविएशंस। तो जब भी डेविएशन आएंगी फ्रॉम द फ्री एंड फेयर मार्केट प्राइस, तो उस पे आर्बिट्रेजर्स अपना एडवांटेज अर्न करेंगे, रिस्क लेस प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी बेसिकली यही एक्सप्लेन करती है। नाउ चलिए अब एपीडी के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो एपीडी का जो फॉर्मूला है, दिस इज हियर। तो जैसा था यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन के तौर पर ये फॉर्मूला है, ई ब्रैकेट में आर जे ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आर एफ प्लस बी जे वन आर पी वन प्लस बी जे टू आर पी टू प्लस बी जे 3 RP3 प्लस BJ4 RP4 प्लस बाकी के BJN RPN। तो ये हमारे बेसिकली 1 2 3 4 ये क्या है बेसिकली n तक, ये हमारे बेसिकली फैक्टर्स हैं जो कि ये एप्लीकेबल होंगे इस पर्टिकुलर थ्योरी को यूज़ करते टाइम पर। तो यहाँ पर ERJ का मतलब है द एसेट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो आपका एसेट होगा उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। RF स्टैंड्स फॉर द रिस्क फ्री रेट। तो जैसे आप किसी बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट। तो वैसे ही कोई भी सिक्योरिटी एसेट पर एक बेसिकली रिस्क फ्री रेट मिलता है। तो ये है RF के थ्रू डिनोट किया जाता है, ठीक है। RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, और BJ बेसिकली है द सेंसिटिविटी विच इज़ नोन एज बीटा ऑफ एनी एसेट, ठीक है। हमने एसेट का नाम यहाँ पर जे रखा है। तो बीटा बेसिकली है द सेंसिटिविटी ऑफ द एसेट्स रिटर्न टू द पर्टिकुलर फैक्टर। तो जिन लोगों ने मेरी CAPM वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा, कि बीटा क्या होता है। बीटा बेसिकली बताता है कि कितना रिस्क है एक पर्टिकुलर एसेट का इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर जितनी भी सेंसिटिविटी होती है किसी भी एसेट की रिटर्न की किसी पर्टिकुलर फैक्टर पर, वो बीटा के थ्रू दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज RP विच इज़ द रिस्क प्रीमियम, यानी कि ज़्यादा रिस्क लेने पर आपको रिस्क प्रीमियम होता है, और किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर पर अगर आप रिस्क लेंगे तो उस पर आपको क्या होगा, बेनिफिट के चांसेस भी होंगे। तो और उस रिस्क को लेने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा चाहेंगे, तो वो होता है RP। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जो भी आपका फैक्टर है उसका बीटा और उसको मल्टीप्लाई किया हमने उसके रिस्क प्रीमियम से, ओके। तो ये है हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। जब मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तब आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फार्मूले में और अपने आंसर को ऑब्टेन करेंगे। अभी आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, पॉइंटर्स याद कर लीजिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, द जनरल आइडिया बिहाइंड APT इज दैट टू थिंग्स कैन एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ फाइनेंशियल एसेट। तो जो हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी एसेट के रिटर्न को बेसिकली एक्सप्लेन करेंगी। सबसे पहली है मार्केट, सबसे पहली आपकी होंगी मैक्रो इकोनॉमिक या सिक्योरिटी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस या फैक्टर्स, और दूसरी है एसेट की सेंसिटिविटी टू दोज इन्फ्लुएंसेस। तो जितने भी मार्केट फैक्टर्स है या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है या सिक्योरिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, वो सारे सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एसेट के एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिफाइन करेंगे, और दूसरा है कि उस एसेट की क्या सेंसिटिविटी होगी उन फैक्टर्स से रिलेटेड। तो उसके बेसिस पर आपकी क्या होंगी, जो रिटर्न है किसी भी फाइनेंशियल एसेट पर, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। नाउ दिस रिलेशनशिप टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन फार्मूला अबव। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं, ये लीनियर रिग्रेशन फार्मूला है बेसिकली। और सिंस जो भी फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो बेसिकली क्या है, बीटा, यानी कि जो सेंसिटिविटी है एसेट की पर्टिकुलर फैक्टर पर वो, प्लस उससे आपके जितने भी फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि आपको रिस्क प्रीमियम दिलवा रहे हैं, जिनको आप लेना चाहेंगे और उसके बाद रिस्क प्रीमियम ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो उन सभी मैक्रो इकोनॉमिक या सिक्योरिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे उनके बीटा से, तो आपको आपका जो बेसिकली APT थ्योरी है उसके थ्रू एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी आप अर्न कर रहे होंगे या एक्स्ट्रा रिटर्न जो भी ऑब्टेन कर रहे होंगे वो मिल जाएगा आपको।
तो RF हमारा क्या है बेसिकली, यहाँ पर रिस्क फ्री रेट है, जो कि आप अगर किसी ऐसी सिक्योरिटी में ऑब्टेन पुट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को जहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होगा, तो उसके थ्रू मिलेगा आपको। सो ये यहाँ पर फॉर्मूला ख़त्म हो गया। अब एक लास्ट डायग्राम के थ्रू अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लोज करेंगे। आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स होंगे अभी तक आपने समझ लिए होंगे। एज आई सेड, कोई भी पॉइंट में डाउट हो, फील फ्री टू वॉच द वीडियो अगेन। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी अब हमारी क्या है, एक रेवोल्यूशनरी मॉडल है जो कि हेल्प करती है किसी भी यूज़र को ये डिसाइड करने में कि कोई भी सिक्योरिटी या क्या अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। इक्विलिब्रियम होगा तो आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है तो भी आपका क्या किया जाएगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए स्टेप्स उठाई जाएंगी, और अंडर वैल्यूड है तो भी आप क्या करेंगे, उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करेंगे और फिर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना चाहेंगे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए। एंड इफ द यूज़र कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में बेसिकली यही होता है। इस मॉडल में आप क्या करते हैं, जितने भी यूज़र्स होते हैं वो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं क्या सिक्योरिटी को अंडर वैल्यूड किया गया है या ओवर वैल्यूड किया गया है, और अगर अंडर वैल्यूड किया गया है तो उसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, और ओवर वैल्यूड है तब भी प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जाएगी थोड़ी बहुत। नाउ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है पोर्टफोलियोज बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये अलाउ करती है मैनेजर्स को कि वो टेस्ट कर सके कि उनके जो पोर्टफोलियोज हैं क्या वो बेसिकली एक्सपोज्ड हैं कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पर, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप जब भी एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो उस पर कई सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे आपके बिजनेस को, आपके पोर्टफोलियो को, आपकी इन्वेस्टमेंट को। तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली एक्सपोज करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, तो आपके जो पोर्टफोलियो में आपको प्रॉब्लम्स देंगे, तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सपोज करने का काम भी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के लिए के थ्रू किया जा सकता है। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के थ्रू जितने भी मैनेजर्स हैं वो बेसिकली अपने पोर्टफोलियोज को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर वो एक्सपोज्ड है और कहाँ पर उनको बेसिकली वर्क करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड जैसा मैंने आपको बोला, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको देखिए। जो भी टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, एंड मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड वी हैव टू वर्क फॉर दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।